हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का हिंदी का एनुअल सैंपल पेपर जो कि डीओई की तरफ से जारी किया गया है। ये देख लीजिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम के लिए डीओई की तरफ से हिंदी सब्जेक्ट के लिए रिलीज़ किया गया है। तो बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न आएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और इसमें मैंने आपके लिए जो आंसर्स बनाए हैं, आपके लिए इतने आसान बनाए हैं तो कि आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आपको सुनकर ही देखकर ही आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो ये पहला आपका खंड का प्रश्न 1 है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम, ये देखिए इसके ऊपर दिया हुआ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका गद्यांश है। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं जो इसमें आपको दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बच्चों। इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बेस पर ही आपको इसका आंसर करना है। पहला है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो बच्चों आपको पता ही है, ये हरमनप्रीत कौर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नदीने डी क्लार्क। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप फाइनल में कितनी बार सफल रही? तो उत्तर 1 बार। ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर खुशी से झूम उठे। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए पद्यांश है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप मार्क भी कर सकते हैं, जैसे इसमें मार्क भी किया हुआ है। तो हम चलते हैं इसके, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, बार बार आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना भी आपने इंपॉर्टेंट लगा है उसके बेस पे आप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? तो उत्तर बर्फ से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया? तो उत्तर दूध सा बताया गया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल कहाँ गिरता है? तो उत्तर है गिरी की चट्टानों पर। ठीक है। फोर्थ है आपका, काव्यांश में बताई गई नदी के जल के 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है उत्तर शीतल और निर्मल। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें मिलान करना है आपको। तो जैसे पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका सागर। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। और थर्ड है भाववाचक संज्ञा, जिसे भाव का हो, जैसे खुशी, करुणा, तो ये हो जाएगा आपको करुणा। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ में। तो फोर्थ है आपका, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, उचित सर्वनाम सबसे रिक्त स्थान भरे। तो इसमें हम हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अभी आपका काव्यांश वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, थोथे पादर क्वार के दी गई पंक्ति में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। तो ये हो जाएगा थोथे। 6 क्वेश्चन है, धन शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हो जाएगा संपत्ति। 7th है, जो नाचता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो नर्तक हो जाएगा। 8th है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा बुरी तरह हराना। 9th है, दैनिक में प्रत्यय छाट कर लिखिए। तो दिन प्लस इक हो जाएगा। और 10th है आपका, प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग लिखिए। तो ये हो जाएगा प्र। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको भी आपको यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक पढ़ना है। जो भी आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगता है लाइन, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है ध्यान से देखकर, ताकि आपको जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो दोबारा पैराग्राफ पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से करने के बाद फिर हम आप क्वेश्चन पर जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे कि अब हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, हमें राष्ट्रीय एकता के बीज किसमें मिल सकते हैं? तो उत्तर है इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, खान पान की संस्कृति में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्थानीय व्यंजनों के साथ कौन सा व्यवहार अपेक्षित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुनरुद्धार का। ठीक है। 4 ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही आप करेंगे।
थर्ड है गद्यांश के अनुसार एथनिक किसे कहा जाने लगा है, तो उत्तर है स्थानीय व्यंजन को। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 4। यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक सीमित कर दिया जाए तो आम लोग उनसे दूर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है गद्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके एग्जाम में ये 3 प्रश्न इस तरह से आएंगे, 1 2 3। इनमें से जो आपको बेस्ट अच्छा जो लगता होगा, जिसको अच्छे से आप कर पाएंगे, उस 2 क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, और इसी तरह से प्रश्न नंबर 6 है आपका, इसमें से भी किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं आपको। ये देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 है गद्य पाठों के आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए 30 से 40 शब्दों में। इसमें भी 1 2 और 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी आपको जो बेस्ट है आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो हम सबसे पहले 5 और 6 क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है बच्चों, हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 पर। गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने तीनों का आंसर दिया, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस हिसाब से करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है धनराज पिल्लै के व्यक्तित्व की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, जुझारू और मेहनती। वे बहुत परिश्रमी हैं और उन्होंने कठिन संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त की है। भावुक, वे स्वभाव के बहुत भावुक है और अपनी बात सीधे तौर पर कहने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है सोनपुर का मेला किस राज्य में लगता है और कब लगता है। तो उत्तर है सोनपुर का मेला बिहार राज्य में लगता है। यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई। तो कोई 2 गतिविधियां लिखिए। तो उत्तर है गांधी जी द्वारा आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई थी। पहला है खेती बाड़ी और बागवानी, आश्रम में अनाज और फल सब्जियां उगाने के लिए। दूसरा है हस्तशिल्प, सूत काटना और कपड़े बुनना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न 5 के तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपका गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको जो 2 बेस्ट अच्छे से आता है आप उसको करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। तो उत्तर है वसंत ऋतु में जब आम के पेड़ बौर से लद जाते थे, अशोक के पेड़ लाल पत्तों से ढक जाते थे, तब नीलकंठ के लिए अंदर रहना मुश्किल हो जाता था। उसे फलों और फूलों से भरे वृक्ष बहुत पसंद थे, इसलिए वो बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठता था। ठीक है बच्चों, इसी का प्रश्न 2 में चलते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है। तो उत्तर है इसका अर्थ है कि इंसान को सफलता मिलने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए। धनराज पिल्लै कहना चाहते हैं कि चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाए, उन्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा साधारण और सरल बने रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है वीर कुंवर सिंह पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। तो उत्तर हो जाएगा साहसी थे, गोली लगने पर उन्होंने अपना हाथ खुद काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया। उदार, उन्हें कई तालाब, स्कूल और सड़कें बनवाई, निर्धनों की मदद की। स्वाभिमानी, तीसरा पॉइंट, उन्होंने अधिक उम्र होने के बावजूद अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया और डटकर मुकाबला किया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह पद्यांश है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। तो चलिए हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। सावन महीने की क्या विशेषता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, मनमोहक होता है। ठीक है, दूसरा है पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, उमंग के। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात कही गई है। तो उत्तर हो जाएगा बिजली, ग ऑप्शन। ठीक है बच्चों, थर्ड का हो जाएगा ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आनंद मंगल गावन की क्या आशा है। तो इसके भी देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, खुशी के गीत गाने की। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 3 आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। जो आपको सबसे बेस्ट होगा 2 आप उसको करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2 और ये 3। इनमें भी जो आपको सबसे अच्छे से आता है 2 क्वेश्चन आपको वो करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को। तो ये आ चुके हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो उत्तर है वर्षा के मौसम में मुझे बारिश में भीगना, कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना और गर्मा गर्म पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा चारों तरफ हरियाली देखकर मन को सुकून देता है, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। एक तिनका कविता से क्या संदेश मिलता है। तो उत्तर एक तिनका कविता में हमें संदेश मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा तिनका भी मनुष्य का घमंड तोड़ने के लिए काफी होता है। हर छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न नंबर 3, ठीक है बच्चों। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो उत्तर है रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत विपत्ति के समय हमारा साथ दे। सुख में तो सभी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो दुख में काम है वही असली मित्र होता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है आपका पद्य पाठों के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें से भी जो आपको बेस्ट 2 आता होगा वो आप करेंगे। हमने तीनों के आंसर दिए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है आंखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। कोई 3 बिंदु लिखिए। तो उत्तर है आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की निम्नलिखित दशा हुई। पहला, उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। दूसरा, वह दर्द से बेचैन और परेशान हो गया। तीसरा, उसका सारा घमंड और अकड़ तुरंत गायब हो गई। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कोई 3 इच्छाएं लिखिए। तो पक्षी आजाद होकर ये इच्छाएं पूरी करनी चाहते हैं। पहला है वे खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे बहता व शीतल जल पीना चाहते हैं। तीसरा, वे कड़वी निबोरी खाना और पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, जो पेड़ का जो टॉप का हिस्सा होता है, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। शाम एक किसान पाठ में प्रकृति किन किन छटाओं का वर्णन किया गया है अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों इस कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। पहला है पहाड़ एक बैठे हुए किसान जैसा लग रहा है। दूसरा, आकाश उसके सिर पर बंधे साफे पगड़ी जैसा है। थर्ड, तीसरा, नदी उसके घुटनों पर रखी चादर जैसी है और पलाश के लाल फूल जलते हुए अंगीठी जैसी लग रही है, ठीक है बच्चों। इस तरह से 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पर। यह है आपका प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो पहला है ये आपका ऑप्शन अमृता है 6ठी क्लास के प्रथम आने पर माता जी से मिले उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। दूसरा है माँ ममता मानस तेज बुखार के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है, 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय में पत्र लिखिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 3 आपको विषय दिए गए, मेरा प्रिय उत्सव, वायु प्रदूषण और तीसरा है समय का सदुपयोग। इसमें से कोई एक जो आपको सबसे अच्छा आता है आप वो करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको अथवा दिया है तो कोई एक करना है प्रश्न नंबर 10 में। अब चलते हैं दोनों क्वेश्चन को करते हैं हम। बच्चों हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पर। विकल्प 1 था आपका औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र। प्रश्न था आप अमृता अमन है 6ठी क्लास में प्रथम आने पर माता जी से मिले उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखे। तो उत्तर में आएगा परीक्षा भवन नई दिल्ली। दिनांक हमने आज का डेट ले लिया, आप कोई भी डेट चूज कर सकते हैं। अगर डेट मेंशन होगा तो डेट उसी हिसाब से आप रख लेंगे। पूजनीय माता जी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि आप और पिताजी सकुशल होंगे। कल मुझे आपका भेजा हुआ पार्सल मिला, आपके उसमें मेरे लिए भेजी गई कलाई घड़ी मुझे बहुत पसंद आई। 6ठी कक्षा में प्रथम आने पर आपने मुझे इतना सुंदर उपहार भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह घड़ी मुझे समय का पाबंद बनाएगी और मुझे अधिक मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ या दिलाती हूँ मैं आगे भी इसी तरह अच्छे अंक लाकर आपका नाम रोशन करूँगा। लड़का है तो करूँगा, लड़की है तो करूँगी लिखेंगे। पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका पुत्र आपकी पुत्री अमन / अमृता, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए जो था आपका दूसरा वाला, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आप इसको करेंगे, ठीक है।
ये प्रश्न है आपका, मानस तेज बुखार के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है, 2 दिन के अवकाश के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो उत्तर है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय का खगा विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो लिखेंगे आप, दिल्ली या जिस शहर में होंगे आप उसका लिखेंगे। विषय बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब चलते हैं। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा छठी का छात्र मानस छात्रा ममता हूँ। कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे वायरल फीवर बताया है और 2 दिन तक पूर्ण विश्राम करने को सलाह दी है, आराम करने को। इस अस्वस्थता के कारण मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक आज 18 को डेट को लेके हमने लिखा है, आप जैसा आपको होगा आप लिख सकते हैं, 19/1/2026 से 20/1/2026 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र शिष्या मानस ममता। यहाँ कक्षा 6 होना चाहिए था, इस 7 इस पर लिख गया है। ठीक है, दिनांक 18 जनवरी 2026। ठीक है, इस तरह से आपका ये विद्यालय के लिए हो गया प्रधानाचार्य के। अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहला था आपका मेरा प्रिय उत्सव दीपावली। उत्तर है भारत त्योहारों का देश है, लेकिन मेरा प्रिय उत्सव दीपावली है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दीपावली पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उनमें दियों और रंग बिरंगी लाइटों को सजाते हैं। रात को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। बच्चे इस दिन पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मुझे यह त्यौहार बहुत पसंद है क्योंकि यह चारों ओर खुशियाँ और रोशनी लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला का। अब चलते हैं दूसरे पर, खा पे। खा है आपका वायु प्रदूषण के ऊपर। तो वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। वाहनों और कारखानों से निकला हुआ धुआं हवा को जहरीला बना रहा है। पेड़ों की कटाई भी इसका मुख्य कारण है। गंदी हवा में सांस लेने से लोगों को सांस और फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। इसे रोकने के लिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए। स्वच्छ हवा ही स्वस्थ जीवन है। ठीक है बच्चों, सबसे लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम के लिए, वैसे तो जो आपकी चॉइस होगी आप वही वाला करेंगे। ठीक है, समय का सदुपयोग। उत्तर कहा जाता है कि समय ही धन है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है सफलता उसके कदम चूमती है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो छात्र समय पर पढ़ाई, खेल और विश्राम करते हैं वे ही जीवन में उन्नति करते हैं। समय को व्यर्थ की बातों या आलस में गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें अपने हर काम के लिए एक समय सारणी बनाना चाहिए, मतलब टाइम टेबल बनाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अंत में हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। तो देखा बच्चों कितना आसान था ये चैप्टर, कितना आसानी से आपने ये सैम्पल पेपर कर लिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आसान वीडियोज़ के लिए सोशल विद सविता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक पर। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए जो भी वीडियोज़ आने वाले होंगे या कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।